वाइसर, मत जाओ, वापस आओ। एडोल्फ ने उसका कंधा पकड़ा। मत हिलो, मत रोको उसे। विकोर अकेला खड़ा था उस राक्षसी औरत मैडम 8 लेग्स के सामने। उसका हाथ तलवार की मुठ पर कसकर जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली की और एक लंबी सांस ली। वो कुछ पल चुप रहा, सोच में डूबा। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों लड़ रहा हूँ ये जंग? ना उसे बास्करविल टेरिटरी की तबाही से कोई मतलब था और ना ही उसे अलाइड फोर्सेस पर कोई भरोसा था कि वो मैडम 8 लेग्स की बढ़ती ताकत को रोक पाएंगे। लेकिन फिर विकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसे एक मौका दिखा, एक रास्ता आजादी का। अगर वो इस लड़ाई में अपनी मौत को झूठा साबित कर सके तो ह्यूगो की नजरों से खुद को छिपा सकता था, कुछ वक्त खरीद सकता था उस 10वीं तकनीक को पूरी तरह सीखने के लिए जो अब तक उसके मन में गूंज रही थी। अगर वो उसमें सफल हो जाता, अगर वो अपनी ताकत को छुपाना और काबू करना सीख लेता, तो एक दिन वो लौटेगा अपने क्लैन में अपने तरीके से। अचानक उसके हाथ पर एक लाल रोशनी फैलने लगी और कुछ ही पल में बेल्ज़ेबब उसकी हथेली से बाहर आ गया। विकर समझ गया, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो मैं आज यहीं खत्म हो जाऊंगा। अब उसके पास होने को कुछ नहीं था। उसने रिवर स्टिक्स के आशीर्वाद से मिली सारी माना इकट्ठा की, बास्करविल की उच्च तकनीकों के लिए बचाकर रखी गई इथीरियल ऑरा को सक्रिय किया और अपने हाथ में थाम ली वो भयानक राक्षसी तलवार। बब वो पूरा लाल आभा से घिर चुका था। उसकी आंखें जल रही थी एक तीव्र लाल रोशनी में। विकोर अब एक पल भी रुका नहीं। वो कूद पड़ा हवा में मैडम 8 लेग्स की ओर। वो ऊपर हवा में ठहरा, उसकी आंखें नीचे गड़ी थी सीधा उस राक्षसी औरत पर। जैसे ही उनकी नजरें टकराई, मैडम 8 लेग्स चीख उठी। उसके शरीर में एक झटका दौड़ गया। विकोर का हाथ अब अंगारे जैसा तप रहा था। ऑरा की चमक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। फिर विकोर बिजली जैसी गति से नीचे गिरा। बास्करविल की 5वीं तकनीक के साथ मैडम 8 लेग्स अचानक महसूस करने लगी उसकी टांगें जमीन में धंस रही हैं, जैसे किसी ने जकड़ लिया। उसी पल विकोर का वार उसकी खोपड़ी पर गिरा, इतनी ताकत से कि उसका सिर जमीन में जा डसा। दूर से एक चमकता हुआ लाल प्रकाश आसमान में उठने लगा। वो बहुत तेजी से फैल रहा था। एडोल्फ भागते हुए आया, उसको थामे हुए। बास्करविल के तीनों बच्चे रोते हुए उस ओर भागे। एक भीषण लाल प्रकाश का गोला फट पड़ा। वो जगह अब जल रही थी जहां विकोर और मैडम 8 लेग्स टकराए थे। खस ये सब देखती रही। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्ला उठी, विकोर! अब सिर्फ लाल रोशनी रह गई थी और एक शांत भयानक जंगल। और फिर सीन बदलता है। विकोर वैन बास्करविल का सिर एक गिलोटीन पर रखा हुआ था। उसकी आंखें शांत थी, ठंडी। उसके सामने ह्यूगो ला बास्करविल खड़ा था, चांदनी में नहाया हुआ। ह्यूगो ने अपना हाथ उठाया, इशारा किया। गिलोटीन का फंदा गिरा। विक्टर का सिर लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा। चारों ओर खड़े लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ह्यूगो ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया। विकोर उसकी पीठ की ओर देखता रहा और सोचा, आखिरकार ह्यूगो ने कर ही दिया। लेकिन तभी विकोर की आंखें खुली। वो एक अजनबी कमरे में था। अलग छत, एक पुराना बिस्तर, उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। एक आंख पर पट्टी थी और गले में रस्सी का फंदा। उसका पूरा शरीर जख्मी था। मांसपेशियां, नसें, हड्डियां सब टूट चुके थे। हर सांस लेने पर ऐसा लग रहा था मानो दर्द उसकी रूह तक पहुंच रहा। उसे याद आया मैडम 8 लेग्स का वो आखिरी वार जिसने उसकी हड्डियां तक हिला दी थी। शायद उसी वक्त हुए किसी विस्फोट की चमक ने उसे मौत से खींच लिया था और अब वो जिंदा था, लेकिन आधा मरा हुआ जैसा। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द का ऐसा तूफान उठता है कि उसकी सांसें तक रुक जाती। वो फटी फटी आंखों से उस फंदे को देखता है जो उसके गले में पड़ा और तब उसे एहसास होता है कि शायद किसी ने उसकी जान बचाई। विकोर चुपचाप बैठा था, जख्मी और सोच में डूबा। क्या सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है? उसने धीरे धीरे मुंह दी। हाँ, ह्यूगो की नजरों से तो बच निकलने में वो सफल रहा था। एडोल्फ और कुछ गवाह थे जो उसकी मौत को सच मान चुके होंगे। अब उसे किसी सबूत की चिंता नहीं थी। वो उठकर कमरे से बाहर आया, आसपास नजर दौड़ाई। चारों ओर अजनबी लोग थे, कुछ कद में लंबे, शरीर से तगड़े, चेहरे पर जंगलीपन। बच्चे धनुष चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। विकोर समझ गया वो बलक कैंप में है, जिसे लोग गुलक कहते हैं। और तभी उसे एहसास हुआ, मैं दुश्मनों के बीच हूँ, बास्करविल के कुदरती दुश्मनों के बीच। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानता था इस हाल में भागना नामुमकिन है। तभी एक बलिष्ठ सी बारबेरियन लड़की कुछ गुलामों पर चिल्लाती दिखी, तेज चलो वरना भेड़िए काट खाएंगे। विकोर की निगाह उन गुलामों पर पड़ी। कुछ चेहरे जाने पहचाने लगे, बास्करविल और दूसरी क्लैंस के सैनिक। और मुझे क्यों जिंदा रखा गया? मुझे बाकी कैदियों की तरह मार क्यों नहीं दिया? तभी एक नाम सुना, आहान। विकोर ने जैसे ही उस बारबेरियन की शक्ल देखी, उसका चेहरा पहचान लिया। वही था जिसने एक बार कियोस को किडनैप किया था। आहान उसके पास आया और बोला, अच्छा है कि तुझे हमारी भाषा आती है, इससे तेरा मरना आसान होगा। विकोर कुछ नहीं बोला। आहान हंसा, एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, शुक्र मना कि तू कमांडर का पालतू कुत्ता है, वरना अब तक तुझे उबाल चुका होता। रेड डॉग, ये शब्द विकोर के कानों में गूंजते रहे। उसके ज़हन में ह्यूगो की तस्वीर उभरी, उसकी जंजीर थामे उसे अपने नीचे झुकाने की कोशिश करता हुआ। और फिर विकोर की आंखों में आग सी जल उठी। आहान ठिठक गया। उसे महसूस हुआ विकोर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकल रहा है। उसने विकोर की आंखों में देखा और सहम गया। इतनी नफरत, इतनी आग। गुस्से से बौखलाया आहान बोला, अहंकारी कमीने, और एक जोरदार मुक्का विकोर के चेहरे पर मार दिया। विकोर जमीन पर गिर पड़ा। आहान गुस्से में भरा हुआ वहां से चलता बना। जाते जाते वो कह गया, जा ढूंढ अपने मालिक को। उस रस्सी के आखिरी छोर पर विकोर वहीं जमीन पर पड़ा। उसके चेहरे पर खून और धूल थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चीज याद रख रही थी,
आन का चेहरा। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और एक दिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। विकोर उस रस्सी को पकड़कर चलने लगा, खुद से बड़बड़ाता, ये रस्सी कितनी लंबी है, मेरा मालिक कौन है। चलते चलते अचानक रस्सी खींच गई। वो चौंक कर रुका, सामने देखा एक छोटी सी झील थी और उस झील में नहा रही थी। विकोर ठिठक गया, झील के किनारे खड़ा रहा, चुप शांत स्तब्ध। आन ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ था, मुस्कुराकर बोली, लेट जा। विकोर को कुछ समझ नहीं आया। अचानक आन ने रस्सी खींची, विकोर हवा में उछल पड़ा और तभी एक तीर उसके बिल्कुल पीछे से गुजरा और सामने के पेड़ में धंस गया। अगर आन ने खींचा ना होता, वो तीर सीधा उसकी पीठ भेद चुका होता। आन बच्चों की ओर चिल्लाई, तुम्हें कहाँ कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, भागो यहाँ से। विकोर अब जमीन पर पड़ा था। आन ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, याद है जब तूने मुझे गुलामों की नीलामी से आजाद किया था। उसने उंगली उठाकर कहा, हमारा उसूल है, जो भला करे उसे 2 गुना लौटा और जो बुरा करे उसे 10 गुना लौटा। विकोर ने पूछा, 2 बार कैसे बचाया तुमने मुझे? आन बोली, पहली बार जब तूने मुझे बचाया, दूसरी बार जब मैं उस विस्फोट के बाद वापस लौट कर आई, सिर्फ इस डर से कि कहीं तू जिंदा हो और मर ना जाए। अगर मैं ना आती तो अब तक मर चुका होता। विकोर सन्न रह गया। उसने पूछा, और ये रस्सी क्यों बांधा है मुझे? आन की आंखों में शरारत थी। उसने कहा, तू अपनी पार्टी में कोई बड़ा आदमी लगता है। मैं सोच रही हूँ अगर तुझे वापस भेजूं तो कितना मिलेगा? विकोर की आंखें फटी रह गई। अगर ये हॉस्टेज नेगोशिएशन शुरू हुई, ह्यूगो को सब पता चल जाएगा, उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी, फिर वो दोबारा ह्यूगो की कैद में फंस जाएगा। विकोर अब गंभीर हो गया और आन मुस्कुराई। उसकी आंखों में थी एक शैतानी चमक। आन ने विकोर की आंखों में देखा और उसकी मुस्कान में अब एक नई बात थी। धीरे से बोली, उम्मीद मत रख कि कभी वापस अपनी पार्टी में लौट पाएगा, अब तू मेरा गुलाम है। विकोर की सांस हल्की सी थमी, फिर उसने देखा आन ने अपनी कमर से डैगर निकाली और उसकी गर्दन से बंधी रस्सी को काट दिया। विकोर ने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली। शुक्र है मेरी प्लानिंग अभी तक टूटी नहीं है, लेकिन सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आन ने वही डैगर उसकी ओर तान दी। अब तय करते हैं, तू मुझे क्या बुलाएगा? मुझे तो मास्टर कहलाना अच्छा लगता है। विकोर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, चेहरा पत्थर जैसा, न कोई रिएक्शन न कोई शब्द। आन उसकी आंखों में देखती रही और फिर हंस दी। तेरी ये बगावती आंखें मुझे पसंद है, पर डर मत, मैं तुझे प्यारा बना ही लूंगी। और फिर उसने मुंह फेर कर कहा, लेकिन उससे पहले हमें एक जगह जाना है। विकोर ने पूछा, कहाँ? आन ने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा, अरे जब किसी और की जमीन पर कदम रखते हैं तो सलाम करना तो बनता है ना। विकोर कुछ समझा नहीं, लेकिन आगे बढ़ चला। आन उसे लेकर एक भव्य तंबू की ओर ले जाने लगी। चलते चलते बोली, हमारे यहाँ अगर किसी के पास सोने की जगह ना हो तो दोस्त की झूले में सो लेता है। अगर भूख लगी हो तो किसी अमीर के घर चला जाता है। यही हमारा ब्लैक तरीका है, सब साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। विकोर ने ध्यान से सुना, फिर धीमे से कहा, लगता है यहाँ प्राइवेट चीजों की वैल्यू नहीं है। आन ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तंबू अब सामने था, बड़ा विशाल और शाही। आन ने उसकी ओर इशारा किया, वो रहा मैट्रियार्च का घर। विकोर चौंका, मैट्रियार्च? आन ने पर्दा हटाया और अंदर चली गई। अंदर से आवाज आई, माँ हम आ गए। विकोर सन्न रह गया। माँ? उसका मन उलझने लगा, मतलब खुद मैट्रियार्च की बेटी है। तंबू के अंदर एक भव्य सिंहासन था जिस पर कई जानवरों के कटे हुए सिर सजे थे, भालू, जैगुआर, मगरमच्छ, और हर सिर में एक तीर धंसा हुआ। और उस सिंहासन पर बैठी थी एक गर्व से भरी महिला, आंखों में तेज, चाल में भारीपन। आन और विकोर एक साथ उसके सामने खड़े हुए। आन कुछ बोलती उससे पहले ही मैट्रियार्च उठी और बोली, अच्छा तो तुम वही लड़का हो जिसकी बातें सुन रही थी मैं। आन चौंकी, क्या आपने इसकी बात कब सुनी? विकोर समझ चुका था, ये वही औरत है, वही नाइट फॉक्स जिसने ह्यूगो की नाक पर निशान छोड़ा था। इसी के डर से मैं उस पहाड़ से नहीं गुजर पाया था। उसका मन अतीत में भटकने लगा। अगर उस वक्त मेरा सामना इससे हो गया होता तो क्या होता? उसने स्थिति का आकलन किया। सीधा टकराव, विनाश 0% बचने की संभावना, असैसिनेशन 0%, भागना सिर्फ 20%। मैट्रियार्च ने अब विकोर की ओर देखा और कहा, तेरा चेहरा देखा है मैंने कहीं। विकोर के दिमाग में खलबली मच गई। क्या ये औरत सिर्फ इंस्टिंक्ट से पहचान लेगी कि मैं ह्यूगो से जुड़ा हूँ? तभी आन बीच में कूद पड़ी। माँ आप जानती हैं एम्पायर के मर्द तो सब एक जैसे दिखते हैं। मातृका मुस्कुराई, फिर बोली, तो अब तू बताएगी इस लड़के का क्या करना है? आन बोली, ये काम का है, इसी ने मैडम 8 लेग्स पर हमला किया था, अगर इसे ठीक से संभाले तो फायदेमंद साबित होगा। मैट्रियार्च ने चेताया, अपनी औकात से ऊपर उड़ने वालों को अक्सर बहुत दर्द होता है। बिना सोचे करे कोई कदम न उठाना। फिर उसकी नजर वापस विकोर पर गई और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने विकोर को भीतर तक झकोड़ दिया। इसके शरीर का क्या है? टूटा फूटा है, पर जब तक बीज सही है उसके शब्द अधूरे ही थे। अचानक बीच में बोल पड़ी, आवाज में घबराहट थी, माँ मेरी असली मंशा कुछ और है। आन अचानक घबरा गई, आंखों में घबराहट, आवाज में लड़खड़ाहट। मैं इसे गुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ। विकोर ने देखा, अभी अभी तो मास्टर वाली बात कह रही थी, अब अचानक ये नया नाटक। मैट्रियार्च की नजर गहरी हो गई, तू तो पहले कह रही थी ये सिर्फ एक गुलाम है, अब ये बदलाव। आन ने झट से सफाई दी, नहीं माँ मेरा मतलब था मैं इसे हंटिंग में मदद के लिए रखूंगी, बस इतना ही। मैट्रियार्च मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे मालिक चाहे अपना गुलाम वैसे ही रख सकता है। आन का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नहीं किसी और अनकहे भाव से। उसकी नजर धीरे धीरे विकोर की ओर खिसकी और वहाँ विकोर पूरी बातों से अलग एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखें तंबू के ऊपर लगी वुडन बीम पर टिकी थी जिससे पूरी छत टिकी थी, मानो उस पल वो कहीं और खो गया। तंबू से बाहर निकलने के बाद विकोर ने अचानक बात छेड़ी, तुम्हारा नाम क्या है? आन चौंकी, आंखें फैल गई, क्या कहा तूने?
तू मुझसे सवाल कर रहा है? एक गुलाम, विकोर ने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हें मास्टर नहीं कहने वाला, तो नाम जानना जरूरी है। आन के चेहरे पर दोबारा वही हल्की सी लाली आ गई। धीरे से मुंह घुमाकर बोली, विकोर ने सिर हिलाया। मैं विकोर हूँ, अब बताओ तुम्हारा अगला हुक्म क्या है? आन ने नजरें तरीरी, गुस्से में चिल्लाई, गुलाम को मेरे नाम से बुलाने की इजाजत नहीं है। पर उसी पल वो मुस्कुरा दी। ठीक है, तुम्हारा पहला काम है एक घर बनाओ जहाँ तू अब रहेगा। अंदर ही अंदर आन के चेहरे पर संतुष्टि थी। अब असली संतुलन बनेगा। ये इंपीरियल लोग सिर्फ लड़ना जानते हैं, घर बनाना नहीं। और वाइकर बस मुस्कुराया। ये काम अच्छा लगा मुझे। कुछ वक्त बाद आन वहीं खड़ी थी, हक्की बक्की। उसके सामने एक खूबसूरत टेंट खड़ा था, सजीव, मजबूत और पूरी तरह प्रैक्टिकल। आन की आंखें उस टेंट से हटी नहीं रही थी। ये कैसे बना दिया इसने? इतनी छोटे, इतना थका हुआ शरीर। फिर भी वो नीचे रखे कुछ टूल्स को देखती रही जो वो वाइकोर के लिए लाई थी, लेकिन अब सब बेकार लग रहे थे। वाइकोर वहीं खड़ा हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बनावट को देख रहा था। तबाही के वक्त सिर्फ तलवारबाजी से कोई नहीं बचता। जिंदा रहने के लिए इंसान को हर स्किल सीखनी पड़ती है। आन की नजर टेंट के बाहर लगे ड्रेन्स पर गई। ये तो परफेक्ट है, विकोर ने अचानक कहा। मैट्रियार्च का टेंट बहुत कमजोर है। आन चौंक गई। तुमने मेरी माँ के घर के बारे में क्या कहा? विकोर ने समझाया। बारिश में ये सेंट्रल पिलर हिलता है जिससे लीकेज होगा। सोल्यूशन है उस पहाड़ी से लाइमी मिट्टी और ग्रेवल लाना, फिर ब्रिक्स बनाकर उस पिलर को रीइंफोर्स करना। आन ने बिना झिझक कहा, कर दो जैसे करना है। विकोर ने मिट्टी उठाई, उसे कंटेनर में भरा, ब्रिक्स मोल्ड में डाली, फिर फायर से उन्हें मजबूत किया। कुछ समय बाद आन और विकोर मैट्रियार्च के तंबू के बाहर खड़े थे। आन ने माँ को सब बताया। मैट्रियार्च ने ऊपर देखा, छत को देखा, फिर उस पिलर को। एक पल को जैसे वो स्तब्ध रह गए। इतनी बार कोशिश की, कभी नहीं समझ आया। असल प्रॉब्लम ये पिलर था। फिर उसकी नजर आन पर गई। तेरी चॉइस सही निकली, तू एक सही मेल ले आई है। और फिर विकोर की ओर देखा। अब से बैरिक्स की ये छोटी मोटी टेक्निकल चीजें तू ही संभालेगा। कुछ दिन बाद विकोर पानी के पास बैठा कपड़े धो रहा था। आन पीछे से आई और आवाज लगाई। थक नहीं गाया। यूं ही गुलामों की तरह काम करते करते विकोर ने हल्का सिर घुमाया। इतना बुरा भी नहीं है, पर अंदर ही अंदर सोचा, बास्करविल्स के खून से सने पलों से तो ये शांति कहीं बेहतर है अंडरडॉग सिटी के सड़कों से। ये गाँव अच्छा। आन ने विकोर की तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तू बड़ा डिसिप्लिन्ड लगता है। गुलाम होकर भी कोई शिकायत नहीं करता। विकोर ने बिना हिचक कहा, क्योंकि ये काम वाकई उतना बुरा नहीं है। आन ने सिर झटक दिया। मत बहादुरी दिखा, मुश्किल काम तो मुश्किल ही होता है। वो दोनों अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे। चलते चलते आहान ने एक पल को ठहर कर कहा, ऐसे एटीट्यूड से मत चल। अगर तूने ठीक से काम किया तो मैं तेरा साथ दूंगी, सर्वाइवल में भी, ट्राइब में एडजस्ट होने में भी। विकोर ने उसकी ओर देखा। और अगर मैंने सब ठीक किया तो आहान ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली, तो तेरे हाथों की ये रस्सी खोल दूंगी। विकोर थोड़ी देर उसे निहारता रहा। उसकी नजरें उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। फिर शांत आवाज में पूछा, क्या करना होगा मुझे? आन हंसी, अच्छा है, अब तू सच्चा बन रहा है। फिर उसकी आंखों में चमक आई। कल मेरे साथ हंटिंग पर चल और एक बड़ा शिकार पकड़ के ला। विकोर थोड़ा चौंका। हंट? इतना बड़ा शिकार क्यों? आन ने गंभीरता से कहा, हमारे वॉरियर्स कई दिनों से कुछ बड़ा पकड़ ही नहीं पा रहे। बच्चे बिना मांस के दिन बिता रहे हैं। अगर तू बड़ा शिकार ले आया तो शायद तेरा स्टेटस गुलाम से बदलकर कॉमनर हो जाए। और फिर एक प्लेफुल अंदाज में उसने विकोर की पीठ पर जोर से थपकी मारी। तू हल्की चीजें तो उठा ही लेता है, मेरी मदद करेगा, ठीक है? विकोर की आंखें थोड़ी सी कुड़ी, पीठ पर जलन सी उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आन ने मजाक उड़ाया, शुक्र मना, तू बेलैक्स हंटिंग कमांडर की गुलामी कर रहा है। थोड़ी देर सोचकर विकोर ने जवाब दिया, ठीक है मैं चलूंगा। आन का चेहरा चमक उठा, उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। कल सुबह हम निकलेंगे। विकोर ने उसकी मुस्कान पर ध्यान दिया। क्या तुम मुस्कुरा रही हो? आन ने झट से मुंह मोड़ लिया। मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन दूर एक और जोड़ी आंखें ये सब देख रही थी, पेड़ों की ओर से। उसकी आंखों में गुस्सा था, जलन थी। विकोर को घूरता रहा। ये घटिया इंसान आन के इतने करीब कैसे आ गया? दूसरी ओर बीएसी के शमान ओमान ने अपनी हथेली जलते हुए चारकोल में डुबोई और उसे बाहर निकालकर एक सिग्नल दिया, हाजिंग शुरू करो। एक लाइन में बारबेरियन हंटर्स खड़े थे, एक एक कर ब्लेसिंग लेने की तैयारी में। ओमन ने आवाज लगाई, ब्लेसिंग ना लोगे तो शिकार मुश्किल होगा। आन ने वाइकोर को ये सब समझाया। ये मार्किंग्स इसलिए लगाते हैं ताकि डेथ गॉड उनके चेहरे पहचान न पाए, क्योंकि हर शिकार उनके भीतर थोड़ी गिल्ट छोड़ जाता है। विकोर ने धीरे से कहा, तो बालक ट्राइब के पास भी एक शामन है। पीछे से एक लड़की ने कहा, शामन हमेशा बकबक करता है। उसका साथी हंसकर बोला, जाने दो, अपनी जगह बनाए रखना जरूरी है उसके लिए। लड़की ने शक जताया, उसकी ब्लेसिंग कई बार बेकार गई, हम तभी बुलाते हैं जब बहुत जरूरी हो। विकोर ने सुना और मन ही मन सोचा, तो यहाँ भी लोग ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करते। बाकी जगहों से ये ट्राइब ज्यादा अलग नहीं है। कुछ देर बाद आन का चेहरा चारकोल से भरा हुआ था, एकदम अजीब सी मार्किंग्स। विकोर ने हंसते हुए देखा, तुम्हारा चेहरा बहुत सीरियस लग रहा है। आन ने गुस्से से मार्किंग्स पोंछ दी। मुझे उस शमान से बिल्कुल नहीं बनती। वो झुकी और एक चीज निकाली, एक कॉलर। विकोर ने उसे पकड़ा। ये कुत्ते का कॉलर है। आन ने खुद भी एक पहन लिया। ये हमारी गर्दन बचाता है जब कोई शिकारी जानवर गले पर वार करता है। विकोर ने कॉलर को देखा, फिर उस जंगल की ओर। अब जब यहाँ हूँ ही तो यहीं की तरह जीना सीख लेता हूँ। आन और विकोर अब एक विशाल भेड़िए पर सवार थे। आन ने पीछे मुड़कर कहा, मेरी कमर पकड़ो वरना गिरोगे। विकोर ने कहा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगले ही पल विकोर भेड़िए से नीचे गिर पड़ा। आन ने पीछे देखा और हंसते हुए चिल्लाया, कहा था ना पकड़ो, अब भुगतो। विकोर जमीन पर पड़ा, सोच में डूबा। क्या मैं इस हालत में फिर
उठ पाऊंगा। जैसे ही विकोर ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कोई पहले से वहां मौजूद था। आहान, वही बारबेरियन वॉरियर जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। आहान भेड़िए से उतरी और जोर से चिल्लाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? आहान ने उसकी बात अनसुनी करते हुए विकोर की तरफ देखा। तू अपनी गुलामी के साथ खेलने आई है। आहान की आंखें सिकुड़ गई। ये मेरी मर्जी है, तुझे क्या? आहान आगे बढ़ा और ऐलान किया, इस बार का सबसे बड़ा शिकार मैं पकड़ूंगा। अगली जॉइंट हंट में टीम का कैप्टन मैं बनूंगा। फिर उसने अपनी बात में और वजन डालते हुए कहा, मैं अपने दादा की इज्जत दांव पर लगाता हूँ। आहान चौंक गई। तू अपने दादा की लेगेसी को शिकार के नाम पर दांव पर लगाएगा? तू तो बस शामनिज्म की बातें जानता है। और तभी बिना किसी चेतावनी के आहान ने जोरदार लात मारी विकोर के चेहरे की तरफ। आहान चीख पड़ी, आहान तू कर क्या रहा है? विकोर जमीन पर गिरा और आहान ने उसका मजाक उड़ाया, इस घायल आदमी को तू अपना हंटिंग असिस्टेंट बनाएगी? आहान गुस्से से भरी हुई थी, पर तभी उसने कुछ नोटिस किया और मुस्कुराई। धीरे से बोली, एक बार अपनी कमर देख जरा, फिर ऐसी बातें करना। आहान ने घबराकर नीचे देखा और उसकी आंखें फट गई। उसकी क्विवर और तीर गायब थे। वाइकोर धीरे से उठा, मुंह से थोड़ा खून ठूका और हाथ में आहान के तीरों का बंडल पकड़ते हुए कहा, अपने हथियारों को वैसे ही पकड़कर रखना चाहिए जैसे कोई अपनी प्रेमिका को पकड़ता है। आहान सन्न रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी थी और गुस्सा उबाल मार रहा था। आहान तो जोर से हंस पड़ी, वाह विकोर, ये तो शानदार था। लेकिन आहान बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में विकोर की ओर मुक्का फेंका, घमंडी गुलाम। लेकिन मुक्का पड़ने से पहले ही आहान ने अपना धनुष बीच में लाकर वार रोक दिया। बस आहान, उसकी आवाज ठंडी लेकिन कड़क थी, तू किसके गुलाम को सजा दे रहा है? आहान ने चिल्लाकर कहा, वो गुलाम है और उसने बालक वॉरियर का अपमान किया। वहीं पीछे से टियान ने भी कहा, तू वीकर के सामने तो बिल्कुल लाचार लग रही है। आहान भड़क उठे, क्यों? क्योंकि मैं उसका बचाव कर रही हूँ। आहान जरूर गलते हुए बोला, या फिर तुझे इस गुलाम से कोई फीलिंग्स हो गई है? आहान ने माथा पकड़ लिया, फिर शांत होकर कहा, हाँ वो गुलाम है और अगर कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो मेरा गुलाम है, तेरे हाथों से सजा नहीं मिलेगी। विकोर अब भी जमीन पर था, आंखें उठाकर उन दोनों को देख रहा था और तभी आहान का घूंसा सीधे विकोर के चेहरे पर पड़ा। खून की बूंदें हरी घास पर गिरी। आहान स्तब्ध था, उसकी आंखें फैल गईं। आहान ने उसकी तरफ देखा, आंखों में बर्फ सी ठंडक थी। अब संतुष्ट हुआ तू? उसने चेतावनी दी, मुझे पता है तू क्यों चिढ़ा हुआ है, क्योंकि तू अब तक किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाया, लेकिन अगर दोबारा मेरे गुलाम को हाथ लगाया तो तुझे मैं ही मार डालूंगी। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे हट गया। कुछ देर बाद आहान और विकोर फिर से बेड़ी पर सवार थे। आहान बार बार वाइकोर की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर गिल्ट था। धीरे से पूछा, बहुत दर्द हो रहा है? वाइकोर चुप रहा। नाराज हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। आहान ने समझाया, मुझे वो करना पड़ा विकोर, यहाँ बहुत पेटी है, वो तुम्हें बार बार चोट पहुंचाता, ये उसे रोकने का तरीका था। लेकिन विकोर अब भी कुछ तो बोलो। और तब विकोर ने धीरे से कहा, हाँ दर्द हो रहा है। आहान ने झटके से छलांग लगाई, भेड़िए पर पलटी खाकर उसके सामने आ गई। कितना ज्यादा? क्या जान को खतरा है? विकोर ने कहा, बोलने में दर्द होता है, पहले भी ऐसी चोटें लगी हैं, पर उससे पहले ही आहान ने अपने होंठ विकोर के होंठों पर रख दी। कई पल बीत गए, फिर आहान का चेहरा पूरा लाल पड़ गया। उसने अपने होंठों को छुआ और जल्दी से मुंह घुमा लिया। मैं जानती थी, मैं सही हूँ, तू वाकई पोटेंशियल रखता है, एक इंपीरियल बास्टर्ड होने के बावजूद। विकोर ने होंठ पोंछे और मन ही मन सोचा, क्या बार्बेरियंस ऐसे ही एक दूसरे की चोटें चाटते? इन्फेक्शन का खतरा होता है। आहान ने फिर उसकी तरफ देखा, कुछ चाहिए क्या? जो भी मेरी कैपेसिटी में हुआ दूंगी। विकोर ने पूछा, कुछ भी मांग सकता हूँ? आहान का शरीर कांप उठा। बालक वॉरियर अपनी बात से पीछे नहीं हटते। विकोर सोचने लगा। उसे देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की लालिमा थी। कहीं यह कुछ अजीब तो नहीं सोच रहा? और फिर विकोर ने कहा, मैंने सोच लिया मैं क्या चाहता हूँ। आहान रुक गई। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसने धीरे से पूछा, क्या मांगोगे? विकोर ने आखिरकार अपना मुंह खोला, धीरे से बोला, मुझे तीर चलाना सिखा। आहान की आंखें थोड़ी बुझ गई, चेहरे पर हल्की निराशा आई, लेकिन उसने सिर हिलाया, ठीक है जैसे तू चाहे। भेड़िए पर सफर जारी रहा और आहान ने कहा, कल से हम एक खास ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तैयार रहना, मुश्किल होगी। विकोर ने बस धीरे से गर्दन हिलाई। अगले दिन विकोर ने एक तीर चलाया जो सीधे जाकर पेड़ के तने से टकराया। आहान ने मुंह बनाया, बहुत खराब निशाना है, मैंने तने पर लगे तीर को निशाना बनाने को कहा था। विकोर ने पूछा, क्या इस हालत में तुम्हारा मुझे सिखाना सही है? आहान मुस्कुराई, सीखना तुझे है, क्योंकि तलवार तो तू कुछ वक्त तक चला नहीं पाएगा, और अगर तू कोई बड़ा शिकार पकड़ ले तो लोग तुझे यूं ही नहीं देखेंगे। आहान धीरे से विकोर के पीछे आई, उसकी कमर पर हाथ रखा और उसका पोस्चर ठीक किया। विकोर की हड्डियों में खिंचाव महसूस हुआ, दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। तभी जंगल से एक हल्की आहट आई। आहान ने पलट कर देखा, बकीरा, उसका वफादार भेड़िया वहां आ गया था। आहान थोड़ी चौंकी और उसी पल उसकी पकड़ विकोर की पीठ पर और कस गई। कच, एक हल्की हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। विकोर दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। आहान झुककर बोली, बकीरा, मिल गया वो जिसे ढूंढ रहे थे? भेड़िए ने आसमान की तरफ मुंह उठाकर गुर्राहट भरी। आहान ने कमान उठाई, चल विकोर, अब वक्त नहीं है, हमें तेजी से निकलना होगा। कुछ देर बाद दोनों एक पानी के स्रोत के पास पहुंचे। आहान ने इशारा किया, ये वो जगह है जहाँ नदी और समुद्र का संगम होता है, यहाँ समंदर का पानी भी है और जंगली जानवर भी। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरी दादी बताया करती थी, एक सैमन मछली ये मानती है अगर वो वाटरफॉल के ऊपर चढ़ गई तो एक विशाल बीस्ट में बदल जाएगी, पर ज्यादातर गिर जाती है और उन्हीं चट्टानों पर दम तोड़ती है। विकोर चुपचाप सुनता रहा, और जो गिरती है वो बन जाती है ऑक्स बेयर का खाना। विकोर की नजर सामने गई। एक विशाल भालू खड़ा था, उसका शरीर मांसपेशियों से भरा
हुआ, आंखों में जानवरों जैसी ठंडक। वाइकर की सांस थम गई। ये ऑक्स बेयर है? आन ने सिर हिलाया। साधारण नहीं है ये एक शुद्ध नस्ल से पैदा हुआ है, बहुत सी लड़ाइयों से बचकर निकला है। विकोर की आवाज हल्की कांपी। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे मारूं? आन ने नजरें फेर ली। मैंने बकीरा को किसी मजबूत फीमेल को ढूंढने के लिए नहीं भेजा था। हमारा असली निशाना वो मेल बेयर है जो फीमेल को लुभाने आया। कुछ ही दूर कई मेल भालू उस फीमेल की तरफ बढ़े। वो बस एक नजर डालती और फिर उग्र होकर उन्हें भगा देती। विकोर हैरान था। क्या वो किसी ज्यादा ताकतवर मेल की तलाश कर रही?